हाय स्टूडेंट्स, आज हम फिर एक बार आपके सामने आए हुए हैं और इस बार हम उसी टॉपिक को लेकर चल रहे हैं, उस टॉपिक को जो एनसीईआरटी में हमने चैप्टर 2 क्लास 8 साइंस का हम पढ़ा रहे थे और उस चैप्टर का नाम था माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फो। इस चैप्टर में हमने हाफ पोर्शन आपको पढ़ा दिया था। उस पोर्शन में हमने जो पढ़ाया था उसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने बताया था। और अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे हमारी ज़िंदगी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ़ायदेमंद होता है, यानी फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये एक टॉपिक है एनसीईआरटी में। तो हम आगे बढ़ने से पहले आपसे आपको जैसा मैं कहता आया हूँ पहले से ही कि आप एनसीईआरटी बुक से जुड़े रहें और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो मैं बता रहा था आपको कि फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे जीवन में किस तरह से हेल्पफुल साबित है, कैसे मदद करता है, फ्रेंडली कैसे हमारे जीवन में ये बेनिफिशियल है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो स्टूडेंट्स, अगर हम अपने डेली लाइफ में देखेंगे तो पता चलेगा कि सच में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही सपोर्टिव है, बहुत ही कोऑपरेटिव है। मैं आपको बहुत ही छोटा छोटा एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी बुक में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज ए फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो टॉपिक है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में कुछ डिस्क्राइब किया हुआ है। मैंने उस चीज़ को पॉइंट वाइज आपके सामने रखा है शॉर्ट फॉर्म में, और उसी पॉइंट को फर्दर हम डिस्क्राइब करेंगे एक्टिविटीज़ के साथ जैसा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो देखिए, ये फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसके बारे में कुछ पॉइंट हैं, ये 6 पॉइंट, और इस 6 पॉइंट को हम ब्रॉडली डिस्क्राइब करेंगे 1 बाय 1, और इसी तरह हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे और इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। तो मैं बता रहा था आपको कि कैसे हमारे जीवन में, कैसे हमारे ज़िंदगी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्पफुल साबित होता है, कैसे बेनिफिशियल साबित होता है। तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप देखना चाहते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे ज़िंदगी में बहुत हेल्पफुल है, तो उसके लिए आपको अपने आसपास की चीज़ों को गौर करना पड़ेगा। आसपास की चीज़ें यानी आप किचन की चीज़ों को सबसे पहले गौर कीजिए। आपके किचन में आमतौर पर दही बनता है, दही होता ही होता है। गर्मी का मौसम है तो दही लोग खाना पसंद करते हैं। दही बनता कैसे है? तो ये दही बनने का जो रोल है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही कमाल है। इसमें लैक्टोबैसिलस ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है जो दही बनने में मदद करता है। दूसरा, चलिए अब हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे फूड की तरफ जो हिंदुस्तान में आमतौर पर हर जगह मिल जाएगा, वो है अचार। आम का अचार मिल जाएगा, गाजर का अचार मिल जाएगा, मूली का अचार मिल जाएगा, मिर्ची का अचार मिल जाएगा, आपको नींबू का अचार मिल जाएगा। ये अचार बनता कैसे है? क्या कभी आपने सोचा है? ये अचार बनता है इसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से। तो
आप देख रहे हैं कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी ज़िंदगी में खाने पीने में हमारे लिए मददगार साबित होता है। अब दूसरा हम ले चलते हैं पॉइंट आपको कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिरका बनाने में यानी विनेगर बनाने में भी मदद करता है। ये जो विनेगर बनता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नेचुरल विनेगर, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से बनता है। शराब जो बनता है, अल्कोहल, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से बनता है। बहुत ही आसान सा मैं एग्जांपल दूंगा आपको कि ताड़ी जो खजूर के पेड़ से बनता है, खजूर के पेड़ में आमतौर पर गांव देहात में देखेंगे, उसमें कोई लैब में नहीं बनता है, पेड़ में लटका दिया जाता है, एक छोटा सा बर्तन होता है मिट्टी का बना हुआ, और उसमें केमिकल प्रोसेस होता है, वो नेचुरल केमिकल प्रोसेस होता है और उससे वो अल्कोहल बन जाता है, वो शराब की शक्ल अख्तियार कर लेता है। तो ये प्रोसेस भी नेचुरल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से ही बनता है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी ज़िंदगी में और भी क्या क्या रोल है वो भी सुने। जैसे सड़कों पे कुत्ता मर गया, बिल्ली मर गया, भैंस मर गई, गाय मर गई, उसका क्या करते हैं? उसको ज़मीन में गाड़ देते हैं। या फिर पेड़ है, पेड़ का भी कचरा होता है, पेड़ का भी बहुत सारा ये डेड मटेरियल होता है, तो ये सब कहाँ जाता है? आप अचानक ये डिसअपियर जो होता है वो कैसे डिसअपियर हो जाता है? यानी ये एनवायरनमेंट को साफ करने में भी मदद करता है। और सुनिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कमाल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाता है। मतलब ये कि सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस न्यूट्रिएंट्स को अवेलेबल कराता है प्लांट्स के लिए। ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कमाल है। और हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक बहुत बड़ा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल है, आप सुन के आश्चर्यचकित हो जाएंगे, आपको ताज्जुब होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एंटीबायोटिक्स बनाया जाता है और वैक्सीन भी बनाया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन, ये बहुत बड़ा रोल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। देखिए, जब भी कोई बीमारी होती है, इन्फेक्शियस डिजीज़, ख़ास तौर से इन्फेक्शियस डिजीज़ उसको कहते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो बीमारी होती है उसमें हम डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स लिखते हैं और एंटीबायोटिक्स से ठीक होते हैं और पेशेंट ठीक होता है। वैक्सीन, तो वैक्सीन जो है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है। तो इतनी सारी बातें जो मैंने आपको बताई कि कितना रोल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, अगर आप देखेंगे, डेली लाइफ पर गौर करेंगे, तो आपको ये पॉइंट्स याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है दोस्तों, मैं अब पॉइंट वाइज मैं आपको इस बोर्ड्स पर दिखा देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है, इट इज यूज्ड इन मेकिंग कर्ड, ब्रेड एंड केक। दूसरा पॉइंट है, इट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल मीन्स वाइन एंड एसिटिक एसिड विनेगर। विनेगर को ही एसिटिक एसिड कहते हैं, ये एसिटिक एसिड बनता है इसमें। इट इज हेल्पफुल इन क्लीनिंग अप इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को साफ करने में मदद करता है। इट इज हेल्पफुल टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाता है। इट इज हेल्पफुल फॉर मेकिंग वैक्सीन्स। इट इज हेल्पफुल फॉर मेकिंग एंटीबायोटिक्स। इतने सारे पॉइंट्स थे। ओके, तो अब हम पॉइंट वाइज मेंशन करेंगे। पहले पॉइंट में था कि कर्ड कैसे बनता है, ब्रेड कैसे, केक कैसे बनता है। तो देखिए सिंपल, 1 लीटर, टेक 1 लीटर ऑफ lukewarm milk in a pot and then put 2 teaspoonful of curd, already made curd purchased from the market, and to put 2 teaspoonful of curd into 1 liter of milk, lukewarm milk,
थोड़ा गर्म, हल्का गर्म दूध में उसको मिला दें 2 चम्मच दही को जो आपने मार्केट से ख़रीदा है, और उसको 6 घंटा तक कम से कम बिल्कुल अनडिस्टर्ब, हिलाना डुलाना नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देना। हिलाएंगे डुलाएंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर कर्ड बनने में बहुत परेशानी है। बन तो जाएगा लेकिन वैसा नहीं बन पाएगा, अच्छा नहीं बन पाएगा। तो उसको एक वार्म प्लेस पर हम 5 से 6 घंटा रख देते हैं। फ्रिज में मत रख दीजिएगा, वरना बिल्कुल वो उस टेम्परेचर पर बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा। स्लाइटली वार्म टेम्परेचर पर होना चाहिए, रूम टेम्परेचर बोलिए उसको। 6 घंटा के लिए उस दूध को जिसमें दही डाला है उसको, तो आप मिल्क को 1 लीटर मिल्क में जब ऐसा कर लेंगे, 1 लीटर मिल्क में 2 चम्मच दही रख लेंगे और उसको रख देंगे एक जगह वार्म प्लेस पर, मतलब रूम टेम्परेचर पर 6 घंटा तक। बिल्कुल उसे हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, अनडिस्टर्ब, तो बन जाएगा दही। बहुत आसान है, ठीक है। उसी तरह तो उसमें क्या होता है कि उस टेम्परेचर पर जो है लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है, खूब ग्रो हो जाता है, उसमें कॉलोनीज खूब बन जाती है, और फिर वो मिल्क को कर्ड में चेंज कर देता है। ये चीज़ मेकिंग ऑफ कर्ड में हमने जो लिखा है, ये मेकिंग ऑफ कर्ड कैसे बनेगा। ल्यूक वार्म मिल्क 1 लीटर, पुट 2 टीस्पूनफुल कर्ड, पुट द अनडिस्टर्ब्ड मिल्क पॉट फॉर 5 to 6 hours एंड फाइनली कर्ड फॉर्म। क्या होता है मैकेनिज्म इसका, कैसे बनता है, हाउ डज इट फॉर्म, हाउ डज कर्ड इज फॉर्म। Lactobacillus help to make curd. It multiply in favorable temperature and convert milk into the curd. इस तरह से कर्ड बनता है, और अचार भी ऐसे ही बनता है और चीज भी ऐसे ही बनता है। बैक्टीरिया ऑल्सो हेल्प मेकिंग चीज एंड पिकल्स, ठीक है, ओके। तो अब उसी फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड, केक, पेस्ट्रीज, etc. तो मैंने कर्ड जो है कैसे बनता है वो बता दिया, और एनसीईआरटी के एक्टिविटीज़ में भी दिया है कैसे बनता है। तो यहाँ आपको फिर अब हम बताएंगे कि ब्रेड और केक कैसे बनता है। ये भी एनसीईआरटी के बहुत ही सिंपल तरीके से एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। 1/2 किलोग्राम मैदा लीजिए, उसमें कुछ शुगर्स मिला दीजिए, चीनी मिला दीजिए, और उसे हल्का गर्म पानी से भी डाल दीजिए। हल्का गर्म पानी डाला और उसमें यीस्ट डाल दीजिए, यीस्ट का पाउडर आता है मार्केट में, वो डाल दीजिए। उसके बाद उसको गूंधिए, हाथ से गूंधिए, थोड़ा सा डफ बनाइए उसका अच्छे से, और 2 घंटा तक उसको छोड़ दीजिए। 2 घंटा तक छोड़ने के बाद क्या होगा कि आप देखेंगे क्या कि डफ विल राइज, यानी जो आटा गूंधा हुआ था थोड़ा सा था, वो बढ़ के और फूल गया, वो बढ़कर फूल गया। अब क्या हुआ, क्यों हुआ ऐसा, तो देखिए हुआ इसलिए कि यीस्ट का काम होता है, याद रखिएगा, यीस्ट का काम होता है कि जहां भी शुगर होगा, ये याद रख लीजिए, दुनिया में कहीं भी शुगर होगा, किसी भी फल में, किसी भी पेड़ में, किसी भी वेजिटेबल्स में, उसका काम है यीस्ट का कि उस शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करेगा अल्कोहल के साथ साथ। थोड़ा बहुत अल्कोहल बनाया लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड खूब रिलीज करेगा। वही कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स बनके उस डफ के अंदर घुसा हुआ होता है। जब उसको आप फिर उस मैदे को क्या तेल में तलते हैं तो फूल के गुप्पा हो जाता है। जैसे भटूरा ऐसे ही बनता है। भटूरे में तो इसमें तो यीस्ट डाल दिया, भटूरे में कर्ड डालते हैं। तो खैर मैं ये बता रहा था कि डफ विल राइज, डफ क्यों राइज हुआ, यानी वो थोड़ा सा था तो बढ़ के, इतना सा आटा गूंधा तो इतना बढ़ के क्यों हो गया, वो रीजन यही है। यीस्ट प्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स which fill the duct and increase the volume of duct. This is the reason behind making cake,
पेस्ट्रीज एंड ब्रेड। ओके, तो अब जो है वो पॉइंट हो गया था, एक तो कर्ड मेकिंग और केक मेकिंग के बारे में कुछ एक्टिविटीज़ मैंने समझाया। और देखिए एक चीज़ और, डेली लाइफ में इस चीज़ का यूज़ होता है, ये याद रखिएगा, घरों में भी इसका यूज़ होता है। देखिए बेकिंग सोडा जो है वो बेकिंग सोडा का काम ही है, क्यों फूल जाता है, कोई भी कचौड़ी घर में बनता है, पकौड़ी बनता है, कचौड़ी वगैरह बनाते हैं तो वो इसलिए फूल जाता है कि बेकिंग सोडा भी डाला जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। वो मैं एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ, लेकिन फूलने की वजह बताया मैंने, कोई कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है एक्चुअली। यहाँ तो कार्बन डाइऑक्साइड पर वहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और उसके बाद वो बबल्स के फॉर्म में फिर फूल जाता है। अच्छा देखिए, कर्ड जो है वो भटूरा बनाने में, रवा, इडली ये सब बनाने में कर्ड का इस्तेमाल होता है। ये एनसीईआरटी सवाल करता है आपसे कि कर्ड का क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्या वजह है कि रवा में, इडली में, सूजी में कर्ड का इस्तेमाल होता है। क्योंकि कर्ड में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो यही काम करता है कि अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है और उसमें शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड में, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बबल्स के फॉर्म में होता है। तो बबल्स के फॉर्म में होने की वजह से आपका जो भटूरा है वो बहुत ज़्यादा फूल जाता है, इडली, डोसा, उसका जो है वॉल्यूम्स राइज हो जाता है, ये उसकी वजह होती है। अब हम लोग चलते हैं कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर। तो कमर्शियली जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो यूज़ है वो पहला तो ये है कि बताया था हमने कि अल्कोहल बनाने में और विनेगर बनाने में करते हैं इसका। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन मेकिंग अल्कोहल एंड विनेगर इन लार्ज स्केल। तो फॉर दिस पर्पस अब इसके लिए लार्ज स्केल यानी यीस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो यीस्ट जो है इसमें एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि यीस्ट जो है अल्कोहल के लिए और विनेगर के इस्तेमाल के लिए जो यूज़ करते हैं वो यीस्ट को कहीं और कल्चर करते हैं। बार्ली में पहले यीस्ट को ग्रो करवा लेते हैं या किसी वीट में या राइस में, ठीक है, ये सस्ता होता है, आसान प्रोसेस है। उसमें पहले हमने यीस्ट को ग्रो कर लिया, जब यीस्ट खूब ग्रो कर लिया फिर उसके बाद हमको जिससे भी अल्कोहल या वाइन बनाना है, जैसे अगर अल्कोहल हमको वाइन बनाना है शुगर केन से तो शुगर केन का वाइन बना लेते हैं। अगर हमको वाइन बनाना है क्या नाम है एप्पल के जूस से तो उससे हम उसमें डाल देते हैं यीस्ट को और वो जो है वो वाइन बन जाता है। मतलब ये है कि किसी चीज़ में शुगर होगा उसको यीस्ट कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में। यही असल प्रोसेस है किस चीज़ का, वाइन बनने का। और विनेगर बनने का भी यही प्रोसेस है। वाइन पहले बनता है अल्कोहल और अल्कोहल से कन्वर्ट करता है बैक्टीरियम एसिडी उसको विनेगर में। ये मतलब अल्कोहल के आगे का जो प्रोसेस है यानी वाइन के आगे का प्रोसेस वो एसिटिक एसिड, दोनों एक ही प्रोसेस से बनता है। बीच में बस एक थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ा देते हैं अल्कोहल से विनेगर बनने का, यानी एसिटिक एसिड बनने का, जिसको एसिटिक एसिड कहते हैं। तो अब जो है एक बात ये हो गई कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन मेकिंग अल्कोहल एंड विनेगर इन लार्ज स्केल। उसमें एक्टिविटीज दी हुआ आप घर में कर सकते हैं। कैसे होता है, बस 4-5 चम्मच चीनी ले लीजिए और उसको घोल दीजिए किसी पानी में, गर्म पानी में उसको घोल के रख दीजिए और हल्का सा उसी यीस्ट डाल दीजिए 1 चम्मच पाउडर और उसको 2-3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए छुपा कर, थोड़ा सा कपड़े में बांध कर उसको छुपा कर रख दीजिए। 2-3 घंटे के अंदर आपको अल्कोहल का स्मेल उसमें से मिलने लगेगा, उस गिलास में से, उस पॉट में से। तो ये बहुत ही आसान टेक्निक है ये पता करने के लिए कि यीस्ट जो है फर्मेंटेशन करता है। देखिए आप फर्मेंटेशन कहते हैं किसको हैं वो जान लीजिए। फर्मेंटेशन कहते हैं कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल is called fermentation। ये हमारा फर्मेंटेशन
कंप्लीट हो गया। अब तीसरा पार्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हेल्पफुल यूज है मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Microorganisms are used in making antibiotics, यानी एंटीबायोटिक्स माइक्रोऑर्गेनिज्म से ही हासिल होता है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। अब एंटीबायोटिक्स का बहुत बड़ा रोल है जो माइक्रोऑर्गेनिज्म से निकलता है। तो ये तो सबसे पहला रोल ये है कि एंटीबायोटिक्स प्रिवेंट्स इन्फेक्शियस डिजीज, वो मैंने लिख दिया, एंटीबायोटिक्स प्रिवेंट्स इन्फेक्शियस डिजीज। तो इन्फेक्शियस डिजीज किसमें? सिर्फ एनिमल्स में, प्लांट्स में नहीं होगा, ह्यूमन्स में नहीं होगा, सब में होगा। प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिजीज इन ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट। तो तीनों में ये इन्फेक्शियस डिजीज को प्रिवेंट करता है। और एंटीबायोटिक्स को मिक्स कर दिया जाता है चारा के साथ, गाय भैंस को या मुर्गी पोल्ट्री फार्म में भी उसके खाने के साथ उसके बाद उसको दिया जाता है ताकि वो उसको बीमारी ना हो या बीमारी से बचने के लिए उसको दिया जाता है। ठीक है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन ना हो। ये एंटीबायोटिक्स मिक्स विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री। तो इसमें आपने देखा कि मेडिसिनल यूज ऑफ जो है एंटीबायोटिक्स बनाने में इसका बहुत बड़ा रोल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। अब देखिए ये चीज जो है एनसीईआरटी ने समझा दिया है कि एंटीबायोटिक्स का डिस्कवरी कैसे हुआ और किसने किया। तो क्या हुआ वो मैं एक कहानी बता देता हूँ। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कुछ बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे थे अपने लैब में। अब देखिए बैक्टीरिया ग्रो कैसे होता है, तो एक पेट्री डिश होती है छोटी सी गोल ऐसी, पेट्री डिश गोल ऐसी होती है और उसी में वो बैक्टीरिया का भोजन रहता है जिसमें बैक्टीरिया वो ग्रो करता है। बैक्टीरिया वो भोजन खाकर ग्रो करता है। तो उस भोजन को पहले तैयार करके उसमें प्रोटीन, एमाइनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट वगैरह होता है और उसको मिक्स करके और उसके बाद रख दिया जाता है उसमें पेट्री डिश में। और उसमें जिस बैक्टीरिया को ग्रो करना है उसका एक हल्का सा सिंगल ड्रॉप से भी छोटा पोर्शन उसमें डाल देते हैं, बहुत ही माइन्यूट ड्रॉप से भी छोटा रख देते हैं। और उसको अब एक खास टेम्परेचर पर 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर आमतौर पर बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए रख दिया जाता है 2 दिन 3 दिन के लिए रख दिया। तो उन्होंने देखा क्या कि चारों तरफ बैक्टीरिया उगाया, चारों तरफ, हर जगह, यहाँ हर जगह बैक्टीरिया ग्रो कर गया, लेकिन इस यहां पर बैक्टीरिया ग्रो नहीं किया। क्यों नहीं किया है? तो अब देखिए किसी भी चीज को देखकर साइंस में ऑब्जर्व किया जाता है। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जरूर यहां पर कुछ ऐसी चीज है जो बैक्टीरिया को ग्रो करने से रोक रहा है। तो जब उस चीज को उन्होंने टेस्ट किया तो वो था ग्रीन मॉल्ट। पाया उन्होंने कि ये था ग्रीन मॉल्ट। इसी ग्रीन मॉल्ट को पेनिसिलियम कहते हैं, पेनिसिलियम फंजाई। और इसी पेनिसिलियम फंजाई से उन्होंने निकाला माइक्रोब से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक निकाला। सबसे पहले पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का इजाद किया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। यही आपके एनसीईआरटी में